हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, आज इकोनॉमिक्स के और बैंक से रिलेटेड जो क्वेश्चन जेके जेके पीएसआई में पूछे गए हैं उस सीरीज का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 में बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। जिन दोस्तों वो पार्ट नहीं देखे उनसे गुजारिश करेंगे, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपके पास पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप हर एक क्लास बड़े बेहतरीन तरीके से सीख सकेंगे। तो चलिए सर, आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये सीरीज आपके आने वाले बहुत सारे जेके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो चलिए सर, साथ साथ आप आंसर देते जाइए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, डैश इज द फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टू बी कन्वर्टेड इनटू एसएफबी, दैट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी पहली आपके पास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जिसे कन्वर्ट किया गया है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में? ऑप्शंस आर बॉम्बे मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, माधोपुर मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, अहमदाबाद मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक या शिवालिक मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। बोलिए जी। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? आपने क्या बताना है कि क्योंकि ये पहली बैंक ऐसी बनी थी, पहली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बनी थी जिसे कन्वर्ट किया गया था, चेंज किया गया था स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? नन अदर देन शिवालिक मर्सेंटाइल बैंक। और ये शिवालिक मर्सेंटाइल बैंक जो है इट इज उत्तर प्रदेश बेस्ड बैंक। चलिए जी, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, हाउ मनी कैरेक्टर्स डज द अल्फान्यूमेरिक कोड प्रोवाइडेड टू ईच बैंक मेंटेन्ड बाय द आरबीआई इन रिलेशन टू द रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ट्रांसफर हैव? ठीक है जी, आरटीजीएस में आपके पास जो अल्फान्यूमेरिक कोड लगता है, हर एक बैंक के लिए आपके पास यूनिक कोड होता है, या हम ऐसा कहें, अगर आपको आसान लफ्ज़ में और बता दें, आईएफएससी कोड आपने सुना होगा नाम, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। बोलिए सर, ये कितने अल्फान्यूमेरिक डिजिट का होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हम कोड एक लिख के देंगे, SBIN 000147 8। चलिए सर, ये आपके पास IFSC कोड हो गया, SBI अनंतनाग ब्रांच का, या आपके IFSC कोड हो गया। तो हर एक बैंक के लिए एक यूनिक कोड होता है। किसके लिए होता है? ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके उस बैंक को, उस ब्रांच को जो पार्टिसिपेट करेगा नेफ्ट ट्रांजेक्शन में, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम में जो इस्तेमाल होंगे, तो उसके लिए आपके पास एक यूनिक कोड दिया जाता है, जिसे IFSC कोड कहते हैं। ये आपके पास कितने डिजिट का होता है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 डिजिट का होता है। जो आपके पास पहले 4 होते हैं, SBI और N, ये आपके पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है जी। जो लास्ट के 6 डिजिट होते हैं, ये आपके पास जो आपके पास ब्रांच होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जो 5 डिजिट होता है, ये सब में आपके पास 0 देखने को मिलता है। ठीक है जी। कितने टोटल नंबर कितने आ जाएंगे सर? 11। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड बाई, जो आपका नेशनल इनकम ऑफ इंडिया है, इसे एस्टिमेट किसके माध्यम से किया जाता है? क्या आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एस्टिमेट करती है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एस्टिमेट करती है? CSO दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करती है? या आपके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है? यू हैव टू फाइंड द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड बाई विच आर द फॉलोइंग? तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? नन अदर देन CSO दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, यही इसी को काम दिया गया है। ये बेसिकली एक विंग है आपके पास NSO की, दैट इज NSO का मतलब क्या है सर? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसी की एक विंग है। इसके बहुत सारे काम आते हैं, जैसे आपके पास कंपाइलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट्स हो गए, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करना हो गया, कंडक्ट ऑफ एनुअल सर्वे ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक सेंसस हो गए, ये सारे के सारे इसी के काम आ रहे हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालने का काम हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए इंडेक्स जो आते हैं उनके लिए ये काम हो गया। इट आल्सो डील्स विद वेरी सोशल स्टैटिस्टिक्स, ट्रेनिंग, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, ये सारे के सारे इसी के काम आते हैं। किसके? आपके पास सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO बेसिकली एक ब्रांच है किसकी? NSO की। NSO जो है इसको बनाया गया था जब मर्ज किया गया था, आपके पास नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस जो आपके पास NSSO आ रहा है, NSSO दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और CSO, इनको जब मर्ज किया गया था 2019 में, तब आपके पास NSO देखने को मिला था। तो आप कहेंगे कि CSO जो है, CSO एक ब्रांच आ रही है NSO की, और इसी को काम दिया गया है नेशनल इनकम एस्टिमेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, द विलेज ग्रेन बैंक स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय, ग्रेन बैंक स्कीम, जो विलेज की ग्रेन बैंक स्कीम ऐसे इंप्लीमेंट कौन करता है? क्या आपका डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स करते हैं, या आपका डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स करते हैं? देखिए, जब इसकी शुरुआत पहले देखने को मिली, जब 11 स्टेट में ये देखने को मिले थे पहले में, तब आपके पास ये ट्राइबल अफेयर्स के माध्यम से देखने को मिला था। लेकिन बाद में जब आपके पास 2004 के बाद, 26 नवंबर 2004 के बाद
ये जो आपके पास स्कीम आ रही है, जो कि विलेज ग्रेन बैंक स्कीम आ रही है, इसको इंप्लीमेंट कौन करते हैं मेरे दोस्त? डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके पास आंसर क्या क्या आना चाहिए? डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन 2020 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिवाइज द एक्सपोजर लिमिट्स फॉर यूबीसी, दैट इज अर्बन बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, टू लैंड टू ए सिंगल बारोवर। व्हाट इज द रिवाइजर लिमिट? रिवाइजर लिमिट आपको बताने, लेकिन किसके लिए? सिंगल बारोवर की, क्योंकि दो ग्रुप यहाँ बनते हैं। एक तो आपके पास जो जिन्हें आप सिंगल बारोवर का नाम देते हैं, एक तो वो होते हैं, दूसरे आपके पास ग्रुप वाले आते हैं जिन्हें आप ग्रुप बारोवर कहते हैं। तो सिंगल बारोवर की जो लिमिट है वो क्या 15% रखी गई है। कितने रखी गई है? 15% रखी गई है। जो आप ग्रुप में आ रहे हैं तो ग्रुप के लिए जो परसेंटेज है वो आपके 25% रखी गई है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन जो है किसके लिए पूछा गया? सिंगल बारोवर। तो ऑप्शन नंबर सी 15% आप आंसर देंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बताइए जी। पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल रेटिंग सिस्टम फॉर ग्रीन बिल्डिंग्स इन इंडिया। नेशनल रेटिंग सिस्टम आपने बताना है ग्रीन बिल्डिंग जो इंडिया में है उसके लिए। क्या आपके पास गृह आ रहा है GRIHA, क्या आपके पास मानक आ रहा है MAANAK, क्या आपके पास गृह मानक आ रहा है, या नन ऑफ दीज? यू हैव टू फाइंड द नेशनल रेटिंग सिस्टम फॉर ग्रीन बिल्डिंग इन इंडिया। बोलिए जी। तो आंसर क्या क्या आना चाहिए? नन अदर देन गृह, GRIHA। गृह का फुल फॉर्म वगैरह आपसे पूछेगा कोई तो आप बोलेंगे सर ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। उम्मीद करेंगे आप दो जो हैं नोट्स अपने साथ साथ बनाएंगे इन चीज़ों के लिए। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, ठीक है जी। इसको टेरी के माध्यम से, TERI, इसके माध्यम से जो है लाया जाता है, अडॉप्ट और इम्प्लीमेंट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 2007 से ये आपके पास देखने को मिल रही है। टेरी का फुल फॉर्म अगर पूछा जाएगा तो आप एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, पहले इसे आपके पास टाटा एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। फिर 2003 के बाद इसे द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के नाम से आप पुकारते हैं। तो गृह आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। इंडिया करेंसी नोटिस प्रिंटिंग प्रेस इज प्रिंटेड एट विच आर फॉलोइंग प्लेसेस। ठीक है जी, आपके पास जो इंडियन करेंसी नोट्स आ रहे हैं इनको प्रिंट किया जाता है, तो प्रिंटिंग प्रेस इनमें से कहाँ पर मौजूद है? सलबोनी, गुरुग्राम, चेन्नई, या आपके पास सूरत? बोलिए जी, क्या बताना है आपने? यू हैव टू फाइंड द इंडियाज करेंसी नोटिस प्रिंटिंग प्रेस इज प्रिंटेड एट विच आर फॉलोइंग प्लेसेस। देखिए मेनली अगर आप देखेंगे जो आपके पास गवर्नमेंट ओनर प्रेसेस हैं वो 4 जगह पर आपको देखने को मिलती हैं। कहाँ पर देखने को मिलती है? एक तो आपका नासिक में देखने को मिलती है। नासिक कहाँ पर है सर? महाराष्ट्र में हो गया। दूसरा आपके पास देवस में देखने को मिलती है। ये देवस कहाँ पर है सर? ये मध्य प्रदेश में हो गया। तीसरा आपके पास मैसूर में हो गया। ये मैसूर कहाँ पर है? ये आपके पास कर्नाटका में हो गया। और चौथा जो आपके पास सलबोनी में देखने को मिलती है, ये सलबोनी कहाँ पर है सर? ये वेस्ट बंगाल में है। तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सलबोनी आपके पास आ रहा है, यही आप देंगे आंसर। 4 जगह याद रखेंगे। नासिक इट्स प्रेजेंट इन महाराष्ट्र, देवस इट्स प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश, मैसूर इट्स प्रेजेंट इन कर्नाटका, एंड नंबर 4 सलबोनी प्रेजेंट इन वेस्ट बंगाल। द सेंट्रल अकाउंटेंट सेक्शन ऑफ RBI इज लोकेटेड एट। जो आपके पास सेंट्रल अकाउंटेंट सेक्शन है RBI का, ये कहाँ पर मौजूद है? इसके बेसिकली अगर आपसे काम बोलेंगे सर इसका काम क्या है, मेन काम इसका देखेंगे देखा जाएगा, इट मेंटेन्स द प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसके साथ साथ इट ग्रांट वेज एंड मीन्स एडवांसेस टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। जो आपके पास सरप्लस फंड आ जाते हैं सेंटर के हो गए या स्टेट के हो गए, इसको इन्वेस्ट करने का काम जो है वो आपके पास सेंट्रल अकाउंट सेक्शन को दिया गया है RBI के। जो इट आल्सो क्लियर्स ऑल द रेमिटेंस ट्रांजैक्शंस फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडर RBI RFS। तो अब कहाँ पर ये मिल रहा है आपके पास? सेंट्रल आपके पास अकाउंट सेक्शन RBI के कहाँ है? नन अदर देन नागपुर। अगला क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, इन 2020 विच कंपनी अनाउंसड दैट इट वुड इन्वेस्ट $1 billion टू डिजिटाइज स्मॉल एंड मीडियम बैंक बिजनेसेस इन इंडिया। किस कंपनी ने अनाउंस किया था कि आपके पास ये 1 बिलियन जो आपके पास डॉलर है इसकी सहायता करेगा किसके लिए? ताकि डिजिटाइज किया जा सके स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को इंडिया में। ठीक है जी, ये आपके पास खबर है 15 जनवरी 2020 के आसपास। तब आपके पास जो अमेजन के मुखिया थे, क्या नाम उनका मेरे दोस्त? ठीक है, बेजोस साहब, जय बेजोस साहब जिसे आप कहते हैं। और तब के जो इंडिया में आपके पास अमेजन इंडिया के जो हेड थे उनका नाम था अमित अग्रवाल। क्या था? अमित अग्रवाल।
इन्होंने अनाउंस किया था कि ये आपके पास मदद करेंगे, ये पंप करेंगे 1 बिलियन जो आपका यूएस डॉलर्स हैं इनटू इंडियन ऑपरेशन। किस लिए? ताकि हेल्प किया जा सके स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस को इन द कंट्री, ये ऑनलाइन आ सकें, इसके लिए मदद करेंगे। तो आपके पास करेक्ट आंसर अमेजन आ जाएगा। हाउ मनी महारत्न CPSEs आर देयर एज ऑफ करंट डेट। ठीक है, जब हमने सर आपके पास बड़े चीज़ अच्छे बेहतर तरीके से इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी आपको, तो हमने बातें वहाँ की थी। हमारे पास नवरत्न आ रहे हैं, महारत्न आ रहे हैं, तो पूछा जा रहा है कि महारत्न आज की डेट में कितने हैं। तो आज की डेट में अगर महारत्न आपसे पूछेंगे सर 10 हैं, 10 महारत्न। अगर नोट करना चाहेंगे आप तो कीजिए नोट सर, हम आपको एक एक करके नोट कराते हैं। नंबर फर्स्ट आपके पास NTPC आ रहा है, नंबर सेकंड आपके पास ONGC, ये दो तो इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपके पास सेल हो गया, चौथा आपके पास BHEL, फिफ्थ IOCL हो गया, HPCL का नाम आप लिखेंगे, CIL का नाम आप लिखेंगे, आपके पास गेल का नाम आप याद रख देंगे, BPCL, और आपके पास पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये आपके पास 10 इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने हैं? ये आपके पास 10 आ रहे हैं महारत्न। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टुक $750 million जापानीज येन लोन फॉर रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन फ्रॉम इट्स पावर प्रोजेक्ट्स। नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऐसी कौन सी, बेसिकली जो अभी अभी आपने महारत्न पढ़े उनमें से एक महारत्न की कंपनी आ रही है जिसने सर 750 मिलियन यूएस डॉलर्स की, यूएस डॉलर नहीं सर आपके पास, सॉरी, ये आपके पास जापानीज येन दिए जा रहे थे। जापानीज येन के लोन इन्हें लिया था ताकि रिड्यूस किया जा सके एयर पोल्यूशन फ्रॉम पावर प्रोजेक्ट्स। तो वो कौन थी? नन अदर देन NTPC। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, विच ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज इन्वेस्टेड $100 million इक्विवेलेंट इन द फंड्स ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF में इन्होंने दिया था। किसके लिए? एज एन इन्वेस्टर इन 2021, मेकिंग इट द इंस्टीट्यूशन फर्स्ट फॉरे इनटू इंडिया। ये क्वेश्चन आपके JKPSI में पूछा गया था। पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने इन्वेस्ट किया है $100 million इक्विवेलेंट इन द फंड्स ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एज एन इन्वेस्टर इन 2021, मेकिंग इट द इंस्टीट्यूशन फर्स्ट फॉरे इनटू इंडिया। क्या आपका वर्ल्ड बैंक आ रहा है, क्या न्यू डेवलपमेंट बैंक आ रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक आ रहा है, या आपके पास इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आ रहा है? तो बोलिए इसका आंसर क्या आना चाहिए सर? नन अदर देन एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका आप आंसर रखेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ इसके लिए अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में यहाँ पर आंसर जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी दिया गया था। तो जो सोर्स अलग अलग सोर्स पर जहाँ पर हमें देखने को मिला, वहाँ देखने को मिला कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इन्होंने इन्वेस्ट किया था 100 मिलियन इक्विवेलेंट इन द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF में, फंड ऑफ फंड्स में। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज द टैक्स टू GDP रेशियो फॉर फिस्कल ईयर 2021-2022। आपने बताना है टैक्स टू GDP रेशियो 2021-2022 के लिए आपने बताना है कितना रहा है। क्या यह 8.88% रहा है, 11.70% रहा है, 10.88% रहा है, 9.88% रहा है? सुर्खियों में था, न्यूज़ में अक्सर था, क्योंकि आपके पास हाईएस्ट टैक्स GDP रेशियो आ रहा था 2021-2022 में। कितने का आ रहा था सर? नन अदर देन 11.70% का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B आ रहा है इसका। देखिए इसके अलग अलग पार्ट्स थे। अगर आप देखेंगे सर, ये तो आपका टोटल आ रहा था कि टैक्स टू GDP रेशियो कितना पूछा जाएगा, तो आप 11.70 दे देंगे। अब अगर अलग अलग पूछे, जैसे आपको पूछा जाएगा कि इनडायरेक्ट टैक्स टू GDP, इनडायरेक्ट टैक्स टू GDP रेशियो पूछा जाएगा, तो 5.6% का आप जो है आंसर देंगे। इनडायरेक्ट टैक्स टू GDP कितने का आ जाएगा सर? 5.6% का। ये आपके पास हो गया किसका? इनडायरेक्ट टैक्स का। ये चीज़ आप जो है बड़े बेहतरीन तरीके से याद रख देंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो है अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं आप एग्जामिनेशन में। और इसके साथ साथ कभी पूछा जाता है कि आप हमें बताएंगे सर, जो आपके पास आपके पास डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट टैक्स जो है, ये रेशियो के बारे में पूछा जाएगा। तो हमें पता है सर, पहले आपके पिछले साल आपके पास 0.9 का आ रहा था, इस बार रिकवर होकर आपके पास 1.1 का आ रहा है। तो आज का पूछा जाएगा तो 1.1, पहले का पूछा जाएगा
एज कम्पेयर टू पिछले साल का। जो आपका 2021 का पूछा जाएगा तो आप 0.9 दे देंगे आंसर। ठीक है जी, ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। अगर डायरेक्ट पूछा जाएगा, पूरा पूछा जाएगा, टोटल टैक्स टू जीडीपी रेशियो 11.70। ठीक है जी, अगर डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी पूछा जाएगा, टू जीडीपी, तो आपके पास आंसर कितने का आ जाएगा सर? नन अदर देन 6.1% का। ठीक है जी, और इनडायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी पूछा जाएगा तो 5.6% का। ये तीन चीज़ें आप प्लीज़ याद कर दीजिएगा। टोटल पूछा जाएगा टैक्स टू जीडीपी रेशियो 2021-2022 तो आपके पास 11.70 आ जाएगा। डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी पूछा जाएगा तो 6.1%। इनडायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी पूछा जाएगा तो 5.6% पूछा जाएगा, आपके आंसर आ जाइए। तो इसके साथ साथ अगर आपके पास रेशियो पूछा जाएगा डायरेक्ट टैक्स आपके पास जो आ रहा है टू इनडायरेक्ट टैक्स, तो आपके पास पिछले साल 2020-2021 के लिए 0.9 का आप आंसर देंगे और 2021-2022 के लिए 1.1 दे देंगे। ये चीज़ें आपने नोट करनी है। इन 2020 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिवाइज्ड द सुपरविजनरी एक्शन फ्रेमवर्क फॉर ए सर्टेन कैटेगरी ऑफ बैंक्स आइडेंटिफाइड। तो इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास में भी इनका जिक्र हुआ है, अगर आपको याद होगा। बोलिए जी, 2020 में आरबीआई ने रिवाइज किया था क्या? सुपरविजनरी एक्शन फ्रेमवर्क फॉर सर्टेन कैटेगरी ऑफ बैंक्स। वो कौन सी कैटेगरी ऑफ बैंक थी? क्योंकि आपके पास जून 2020 में जब सेंट्रल बैंक आ रही है उसने अप्रूव किया था, ऑर्डिनेंस से अप्रूव किया था, ताकि जो आपके पास तमाम अर्बन और आपके पास मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंकर्स हैं उनको अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ आरबीआई लाया जा सके। ठीक है जी, तो आपके पास करेक्ट आंसर का क्या आना चाहिए? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, क्योंकि इसमें जिक्र आ रहा था एक तो आपके पास ऑल अर्बन और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है इनको लाना था अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ आरबीआई। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वायर वाज द 47th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल चेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन जून 2020 वाज हेल्ड। किस जगह पर आपके पास 47th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल देखने को मिली थी? क्या आपके पास न्यू दिल्ली में आ रहा था, बेंगलोर में, बॉम्बे में, या आपके पास चंडीगढ़ में? तो ये आपके पास 28 और 29 जून 2022 को देखने को मिली थी। तो कहाँ देखने को मिली थी? नन अदर देन चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर बात हो रही है वायर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। ठीक है जी, AIIB दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? क्या टोक्यो में है, लंदन में है, बीजिंग में है, या न्यूयॉर्क में है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ये आपके पास एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक आ रही है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है सर? नन अदर देन बीजिंग। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर? बीजिंग आ जाएगा। जिस तरह से बाकी डेवलपमेंट बैंकेस हैं, इसका भी मिशन जो है, मेन मकसद क्या है? टू इम्प्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स इन इट्स रीजन एशिया एंड बियॉन्ड। इस बैंक की शुरुआत अगर आप देखेंगे ओपन कब की गई थी सर? 2016 में आपको देखने को मिलती है। एज ऑफ नाउ इसके 105 मेंबर जो हैं देखने को मिल रहे हैं। 30 जुलाई 2022 का अगर आप डेटा देंगे तो इसके मुताबिक आपके पास 105 इसके मेंबर्स आ रहे हैं। एक और बैंक सर ऐसी आती है जिसे आप ADB कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो आपके पास AIIB है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। ADB बैंक जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, अगर आप देखें इसकी शुरुआत 1966 से ही हो रही है और इसका जो हेडक्वार्टर आपके पास आ रहा है वो आपके पास मनीला फिलीपींस में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दे रहे हैं। The central government abolished the banking service recruitment boards in। बोली सेंट्रल गवर्नमेंट सर एबॉलिश किया था, खत्म किया था बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड को। कब? क्योंकि जो आपके पास 1978 के आसपास, अगर आपको पता होगा कि 1978 में हम इनकी शुरुआत कर रहे हैं BSRBs की, डेट इज बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की जो शुरुआत है 1978 में देखने को मिल रही है, ताकि एस्टेब्लिश किया जा सके एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसके लिए? फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सनल इन पब्लिक सेक्टर बैंक 1978 में हो रही है। फिर आगे चल के सर 2002 में हमने इसका एबॉलिश किया था। मई 2002 में आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 2022 इसका एबॉलिश किया गया था। सॉरी 2022 नहीं, 2002। आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हाट द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। पहले ऐसे इंडियन कौन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में जीता था? क्या नाम था उनका? क्या आपके पास
रघुराम राजन आ रहे हैं, दादा भाई नेहरू जी आ रहे हैं, अमृता सेन आ रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर आ रहे हैं। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन, सब दोस्तों को आंसर्स का पता होना चाहिए। अमृता सेन कब मिला था, अगर ईयर पूछा जाएगा तो 1998 याद रखेंगे। 1998 में इनको नोबेल प्राइज दिया जा रहा था। फिर 1999 में इनको जो है इंडिया का हाईएस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है, क्या नाम उसे क्या कहेंगे आप, भारत रत्न। भारत रत्न भी इनको दिया गया 1999 में। इन्होंने बड़ा इमेंस कंट्रीब्यूशन दिया है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस वेलफेयर, इकोनॉमिक्स आपके पास सोशल चॉइस थ्योरी हो गए, इकोनॉमिक थ्योरी आप फेमाइन्स हो गए, डिसीजन थ्योरी, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, पब्लिक हेल्थ एंड मेजर्स ऑफ वेलबींग ऑफ द कंट्रीज। इसके लिए इन्हें बढ़ चढ़ कर जो है योगदान दिया है। इसकी वजह से इन्हें 1998 में नोबेल प्राइज़ का खिताब दिया गया था और 1999 में इन्हें भारत रत्न के जो खिताब है इसे नवाजा गया था। देखिए सर, अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गुजारिश करें चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि सर ऑलमोस्ट सर 670 की वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, पर्टिकुलर अगर आप फाइनेंस FA की तैयारी कर रहे हैं, VLW की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले फॉरेस्टर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इलेक्शन असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्जामिनेशन के लिए हमने सर आपके पास डेटा प्रोवाइड किया हुआ है। आप देख सकते हैं हर एक के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। Which two public sector undertaking have entered joint venture in the field of renewable energy? कौन से दो इंपॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं जिन्होंने आपके पास एंटर हुए हैं जॉइंट वेंचर इन फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? IOC एंड ONGC, HPCL एंड ONGC, HPCL एंड IOC, NTPC एंड IOC। सर ये भी आपके पास खबर आप देखेंगे तो ये आपके पास जुलाई 2022 में रिसेंटली न्यूज़ में था कि आपके पास जो NTPC है और आपके पास इंडियन ऑयल जो है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC जिसे आप कहेंगे, इन्होंने एक साइन किया था सर एग्रीमेंट, किसके लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए जॉइंट वेंचर कंपनी फॉर मीटिंग द पावर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अपकमिंग प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन ऑयल रिफाइनरीज। तो आपके पास NTPC और IOCL इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो आपके पास IOC के चेयरमैन थे जिनका नाम आपके पास क्या आ रहा है सर, श्रीकांत माधव वेदिया। श्रीकांत माधव वेदिया इन्होंने अनाउंस किया था, जो चेयरमैन आपके पास इंडियन ऑयल के, इन्होंने कहा था कि ये जो दो आपके पास इंपॉर्टेंट महारत्न कंपनी PSUs आ रही हैं कैन नाउ कवरेज देयर कैपेबिलिटीज टू पुश फॉरवर्ड द ग्रीन ग्रोथ एजेंडा। तो ग्रीन ग्रोथ एजेंडा पर इन्होंने काम शुरू किया था, NTPC एंड IOC। व्हाट द करंट कैश रिजर्व रेशियो, CRR आज के अब क्या है सर? पहले तो आपका 4%, अगर आपको याद होगा देखने को मिला था, अभी कितना है सर? 4.5% का, 4.5%। ये आप याद रखेंगे। CRR रेशियो बहुत बार पूछा जाता है सर कैश रिजर्व रेशियो क्या है, आप बोलेंगे सर ये वो वाला शेयर है किसी बैंक का, मतलब कोई भी अगर आप बैंक लेंगे उसका कितना शेयर आ रहा है किसमें से, जो उसे लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ेगा, लिक्विड कैश में रखना पड़ेगा। शेयर ऑफ ए बैंक डेट डिपॉजिट दैट इज मैंडेटरी, जिसे RBI के माध्यम से मैंडेटरी बनाया गया है, टू बी मेंटेनेड विद अ लेटर एज द रिजर्व्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश। बहुत सारे इसके जो उपयोग हैं, बहुत सारे इसके जो फायदे हैं, मकसद हैं। जैसे पहला मकसद अगर आप देखेंगे CRR का, वो ये है कि सर ये आपके पास थरो करता है एज ए रेफरेंस रेट व्हेन डिटरमाइनिंग द बेस रेट। जब आपको बेस रेट निकालनी होगी तो आपके पास जो CRR है ये आपके पास रेफरेंस रेट का काम करेगा। इसके साथ साथ जो आपके पास CRR है, डेट कैश रिजर्व रेशियो जो है, ये इंश्योर करता है डेट ए पार्ट ऑफ द बेसिक डिपॉजिट इज विद द सेंट्रल बैंक एंड हैनेस इज सेफ, हैनेस इज सिक्योर। तीसरी बात ये मदद करता है ताकि जो इन्फ्लेशन है, जो आपके पास महंगाई हो गई या इन्फ्लेशन हो गया, इसको कंट्रोल करने का काम जो है वो भी CRR के माध्यम से कर सकते हैं। CRR के माध्यम से जो है इन्फ्लेशन को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हाई इन्फ्लेशन हो गई इकोनॉमी में, तो RBI क्या करता है सर, RBI जो है CRR डेट कैश रिजर्व रेशियो जो है इसके रेट्स को बढ़ा देता है, रेज कर देता है, जिसकी वजह से जो आपके पास अमाउंट ऑफ मनी है बैंक के पास वो रिड्यूस हो जाता है, वो कम हो जाता है। ठीक है जी, स्क्वीजेज द मनी फ्लो इन द इकोनॉमी, रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड ब्रिंगिंग डाउन द इन्फ्लेशन। इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आ जाती है। तो प्रेजेंट अगर आप पूछा जाएगा तो 4.5%, 4.50% आप याद रख देंगे। इसके साथ साथ कभी कभी SLR रेशियो पूछा जाता है तो आप उसके लिए जो है 18% जो है याद रख देंगे। और कभी कभी जो पूछा जाता है कि इंडिया के जो करेंसी है और US के डॉलर की जो एक्सचेंज रेट आ रही है वो कितने का आज परसेंट आ रहा है सर? 81.4328 आ रहा है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है तो ही बात बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर।
Which steel plant of India has been recognized as the World Economic Forum's advanced fourth industrial revolution lighthouse? फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाइट हाउस कौन सा ऐसा इंडिया का स्टील प्लांट है जिसे रिकॉग्नाइज किया गया है एज ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्मर्स एडवांस्ड फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाइट हाउस? क्या आपका विशाखापट्टनम स्टील प्लांट आ रहा है, क्या आपके पास सलीम स्टील प्लांट आ रहा है, बेलाई स्टील प्लांट, या टाटा स्टील प्लांट जो आपका जमशेदपुर में है? तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है सर? नन अदर देन टाटा स्टील जमशेदपुर। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। डैश हैज द हाईएस्ट जीएसडीपी दैट इज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सर सबसे ज़्यादा किसका है? ठीक है जी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर आप देखेंगे सर ये क्या आप बोलेंगे सर ये आपके पास मेजर आ रहा है मॉनेटरी टर्म्स। अगर आप देखेंगे सम टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलरली आप एक साल क्या लेते हैं विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द स्टेट, तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे। सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है सर? महाराष्ट्र का आ रहा है, फिर उसके बाद आपके पास गुजरात वगैरह का देखने को मिलेगा, लेकिन नंबर 1 पर आपके पास गुजरात का आ रहा है। केरला हो गया जिसका आपके पास ग्रोथ रेट अभी 3.9% का आ रहा है। जम्मू एंड कश्मीर 4.1% CAGR का आ रहा है। आपके पास झारखंड हो गए जिसका CAGR आपके पास 4.2% का आ रहा है। ये आपके पास स्लोएस्ट ग्रोइंग मेजर स्टेट्स में गिने जाते हैं। गुजरात के लिए आप याद रखेंगे क्योंकि पिछले 9 साल से लगातार जो आपके पास गुजरात है पिछले लगातार फाइनेंशियल ईयर 9 साल से, अगर फाइनेंशियल ईयर 2012 से बात करेंगे और अभी तक 2021 तक बात करेंगे, लगातार जो है इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट फॉर द लास्ट 9 ईयर्स। किसके बारे में बात करें सर? गुजरात के बारे में बात करें। लेकिन अगर हाईएस्ट आपसे GSDP पूछेंगे दैट इज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूछेंगे तो आपके पास आंसर जो है महाराष्ट्र का आना चाहिए। चलिए जी, हेडक्वार्टर आपने बताना है किसका? IFSCA, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। IFSCA डेट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? क्या गांधीनगर में है, क्या आपके पास अहमदाबाद में है, मुंबई में है, या आपके पास चेन्नई में है? बोलिए जी। अप्रैल 27 2020 के आसपास आपको ये देखने को मिल रही है चीज़ अंडर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी एक्ट 2019। हेडक्वार्टर अगर आप देखेंगे तो आपका जो गिफ्ट सिटी आ रही है, गिफ्ट सिटी कहाँ है सर? गांधीनगर में है। गांधीनगर कहाँ है सर? ये गुजरात में है, तो करेक्ट आंसर गांधीनगर आ रहा है। टू विच साउथ अमेरिकन कंट्री हैज़ एक्सिम बैंक एक्सटेंडेड 3.8 मिलियन डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर द कंट्रीज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम इन 2020? एक्सिम बैंक ने एक्सटेंड किया है 35.8 मिलियन US डॉलर्स LOC का लाइन ऑफ क्रेडिट। किस कंट्री के लिए? एक कंट्री है सर साउथ अमेरिका, उसको दिया हुआ है किसके लिए? इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम इन द ईयर 2020। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या है? एक्सिम बैंक जो है, एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म अगर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म क्या है सर? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो किसके उन्होंने मदद की है सर? क्या अर्जेंटीना आ रहा है, इक्वाडोर, ब्राज़ील, या सुरीनेम? तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या आना चाहिए सर? नन अदर देन सुरीनेम। सुरीनेम आपके पास साउथ अमेरिका की एक कंट्री आ रही है जिसके जो कैपिटल है वो क्या है सर? पैरामलोबो। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। बोलिए जी। चलिए सर, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ एस डी आर हमने बड़े बेहतर, अगर आप में से कोई स्टूडेंट सर SI फाइनेंस की तैयारी कर रहा है तो जो भी आपके पास नेशनल इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे के सारे हमने पढ़े हुए हैं। वहाँ हमने SDR का कंसेप्ट आपको बड़े बेहतर तरीके से पढ़ाया था। स्पेशल आपके पास ड्राइंग जो राइटर्स हैं वहाँ पढ़ा था हमने कि बास्केट है, इस बास्केट में अगर आप देखेंगे तो 5 तरह की करेंसीज आ रही हैं। कौन कौन से आ रहे हैं? इनमें से कौन से एक नहीं है? चाइनीज़, इंडियन रुपी, US डॉलर, ब्रिटिश पाउंड। तो इंडियन रुपी इसमें मौजूद नहीं है। जो 5 इसमें मौजूद है सर वो कौन है? अगर आप US का देखेंगे US डॉलर तो सर इसमें मौजूद आएगा। यूरो आपके पास आ रहा है। चाइनीज़ का जो आपके पास युआन आ रहा है, जो जापानीज़ येन हो गया सर ये आपके पास आ जाता है, और पाउंड जो है इसमें आ जाता है। इंडियन रुपी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज की क्लास में हमने आपके पास डिस्कस किए। आने वाली क्लास में और बेहतर क्वेश्चन करेंगे
ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है आपके पास इकोनॉमिक्स में और बैंक रिलेटेड जो भी पूछे गए हैं जेके पीएसआई में, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास में बड़े बेहतरीन तरीके से चीज़ों को आपने सीखा होगा। आपने देखा होगा कि सर क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, कहाँ के सोर्स हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची हुई है, खुद को भी आपने एग्जामाइन किया होगा। उम्मीद करेंगे बड़े बेहतरीन तरीके की चीज़ों को आपने रिवाइज किया होगा। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास से आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।